गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका टीएमसी नॉलेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसएससी समेत अन्य सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। देखिए 50 प्रश्न इसमें सामान्य अध्ययन के हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और इसे देखते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये पहला प्रश्न है। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जानते हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें बेंगलुरु इसके लिए सही ऑप्शन है और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर और जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और हम जानते हैं कि बेंगलोर में सूचना तकनीकी कंपनियों का केंद्र होने के कारण इसकी तुलना जो है कैलिफोर्निया और सांता क्लैरा वैली में स्थित सिलिकॉन वैली से की जाती है। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ से अब ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या है बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सही जवाब है कि इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। ये जो है कि उपभोक्ता के लिए अर्ध टिकाऊ वस्तुएं मानी जाती हैं। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम होती हैं। इस कटौती और ये जो कसौटी है इस पर खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद ही खरे उतरते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आप देख सकते हैं और भी इसमें है। इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने यहाँ से हो गया। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा इसमें सही कथन है। इसका देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी भी इसमें सही जवाब है कि आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। क्योंकि व्यक्ति के आरक्षित मजदूरी की जो तुलना है वास्तविक मजदूरी से की जाती है और जिससे वे अधिक से अधिक लाभ या लगान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि श्रम आपूर्ति का निर्णय आरक्षित मजदूरी का निर्धारण करता है और फर्मों द्वारा रोजगार प्रदान करने का निर्णय वास्तविक मजदूरी की दर निर्धारित करता है। इस दर पर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है। यानी कि इसके लिए सही जवाब ऑप्शन सी है कि आर्थिक लगान जो है, आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। इसके बाद इसका देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है। चौथा प्रश्न है कि अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। चौथा प्रश्न इसका है कि अन्य बातें सामान्य होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए कि उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, तब ऐसा हो सकता है। और देखिए अर्थशास्त्र का नियम है और उसके अनुसार अन्य बातें सामान्य रहने पर जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है मांग की मात्रा में कमी होने लगती है और इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत और वस्तुओं की मांग में प्रत्यक्ष विपरीत संबंध होता है, जिसके लिए सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है। ये बताना है कि आर्थिक समस्या इसमें से क्या नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है और आप देख लीजिए कि इसमें जो ऑप्शन डी है, यानी कि यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए, ये एक प्रकार की आर्थिक समस्या से जुड़ा हुआ मामला नहीं लगता है। देखिए अर्थशास्त्र में दुर्लभता की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए केवल निश्चित और अपर्याप्त संसाधन ही उपलब्ध होते हैं। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मध्य दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, यह अर्थव्यवस्था की मूल समस्या है। इसके बाद प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उत्पादन किया जाए और क्या उसका निर्धारण कैसे करें, उत्पादन के सभी कारकों का आवंटन कैसे किया जाए। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन डी सही है कि आर्थिक समस्या कौन नहीं है। तो ये डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आर्थिक समस्या के अंतर्गत नहीं है। इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, देखिए कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। और इसका सही जवाब है 1956 में। जब 1956 में नवंबर में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था तो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और आंध्र प्रदेश जो है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और आंध्र प्रदेश राज्य को तेलुगु भाषा के क्षेत्र में जो हैदराबाद, जिसे अब तेलंगाना के नाम से भी जाना जाता है, के साथ मिलाकर के 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। और इसी प्रकार से दक्षिण में केरल और अन्य 3 राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की स्थापना भी हिंदी भाषा क्षेत्र के रूप में किया गया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। अब
आइए इसका 7वां प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसको प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति ये किसके प्राप्त होती है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब है कि संसद को होती है। और संविधान के अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रहित में किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ या राज्यों के लिए सम्मिलित या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो है कि वो प्रावधान उसमें किया गया है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। राष्ट्रकूट जो वंश थे यानी कि राष्ट्रकूट के शासक जो थे उनका क्या सबसे चिरस्थायी योगदान किस क्षेत्र में है। और इसका सही जवाब है कि इसमें से ऑप्शन बी सही है, यानी कि कन्नड़ और काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर, ये उनका उसमें विशेष योगदान रहा है। यानी कि प्रश्न में दिए गए जो सभी विकल्प हैं वो राष्ट्रकूट शासकों के महत्वपूर्ण योगदान से संबंधित हैं। और विकल्प बी में जो दिया गया है यानी कि इसमें ये जो है उनका इसमें विशेष उनका जो है कि योगदान है, सबसे जो है कि चिरस्थायी योगदान उनका माना जाता है कैलाश मंदिर के निर्माण को लेकर के, जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने उनको बनवाया था। और यह स्थापत्य आज भी राष्ट्रकूटों के कला और संस्कृति के योगदान को जीवंत उसका प्रमाण देता है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को उनका किसका संरक्षण प्राप्त था ये बताना है। तो उनको चालुक्य शासन जो पुलकेशिन द्वितीय था के दौरान उनके दरबारी कवि के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि मैन काम्फ का लेखक कौन है। अगला प्रश्न है मैन काम्फ, ये आप जानते हैं कि ये जो नाजीवादी जो नेता यानी कि एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। इस तरीके से ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। और इसका नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हो गया था, इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि 1526 में दिल्ली सल्तनत का राज्य समाप्त हो गया था जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे, तो इसका सही जवाब है यानी कि 313 संसद सदस्य थे भारत के शीतकालीन यानी कि अंतःकालीन संसद में। और इस सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया था तब इस संविधान सभा का नाम बदल करके अंतःकालीन संसद रखा गया था। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था। ये इसका 13वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और महाधर्माध्यक्ष डेसमंड टूटू ने संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की थी। और 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली द्वारा और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता प्रदान की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। और इसका सही जवाब ऑप्शन इनमें से डी है, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया हुआ है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं अब कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह अभिविधि बना करके और संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती हैं या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि संसद को यह अधिकार है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये देखिएगा यहाँ से 15वां प्रश्न है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ डी में है, यानी कि अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक भी है और उत्पादक भी है। और इसका नेक्स्ट है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। वैसी मृदा यानी जिसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वैसी मृदा को हम क्या कहते हैं, तो पेडोकल कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। और पेडोकल मृदा जो है कि सामान्यतः शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वाष्पीकरण की दर जो है वो निष्क्षालन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि ऑप्शन ए में सही जवाब दिख रहा है। और इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं 17वां प्रश्न होगा कि कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। कृषि भूमि को, जो कृषि योग्य भूमि है, इसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी कि
कुल जो प्रति भूमि है और निवल जो बुआई की गई भूमि है वो कृषि योग्य भूमि के बराबर होता है, इस तरीके से। और इसका नेक्स्ट है कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? 18वां प्रश्न है ये। और 1904 ईस्वी में तंजौर के एक पंडित यानी कि भट्ट स्वामी के अपूर्ण भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष यानी कि श्री आर समाशास्त्री को दिया गया था, यानी कि इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है। और इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? भारत निम्नलिखित में से क्या जो है, ऑप्शन आप देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय कौन सा है? तो यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो जैव मंडल रिजर्व है यानी कि वो है मन्नार की खाड़ी है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट है कि इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? और इसका सही जवाब है कर्नाटका में है, और कर्नाटक के हसन शहर में स्थित है ये। नेक्स्ट है कि विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? विश्व की बात कर रहा है, और इसका सही जवाब है यानी कि 7% जो है इसका सही जवाब है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं पृथ्वी के लगभग 7% क्षेत्रों पर। और ये वर्षा वन जो है वो भूमध्य रेखा, विशेष रूप से कर्क रेखा के और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? उसका नाम बताना है कि क्या इसमें से नाम लिया जा सकता है। तो इसमें इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दिया गया है, और सही जवाब ऑप्शन हो सकता है यानी कि जैव विविधता उसका नाम लिया जा सकता है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जो आनुवांशिक लाइब्रेरी है उसका नाम जैव विविधता रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई सुविधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा यानी कि लोगों की जो विशेष उसकी आवश्यकताएं महसूस हुई, और उष्णकटिबंधीय वन जो है कि वो उन्मूलन उनका हो गया यानी कि वो कम हो रहे हैं। तो इसका सही जवाब है कि हाल ही में जो अनुसंधानकर्ताओं ने जो शोध किया है तो इकोनॉमिक एजेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया है, और उसमें वनों की कटाई के महत्वपूर्ण जो है कि बिंदुओं पर बात किया गया है। तो इस एजेंटों में जैसे विशेष करके सोयाबीन्स और गोमांस, मवेशी ये सब जो है कि उसके लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को नष्ट कर दिया गया है। तो गोमांस की बढ़ती हुई मांग के कारण विशेष करके ये ऐसा हुआ है, और इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और इसका नेक्स्ट है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? 24वां प्रश्न है। लाइफ डिवाइन पुस्तक यानी कि श्री अरबिंदो के द्वारा लिखा गया है, और ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर है। और किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है ये बताना है आपको। इसका आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि 26 बार जो है वो ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है ये बताना है। और इसका सही जवाब यहाँ से देख सकते हैं आपकी ऑप्शन आपके सामने है, और सही जवाब ऑप्शन सी में है यानी कि वाल्ट डिज्नी जो है ये 26 बार इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट है कि स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? ये 26वां प्रश्न है। स्टेपी शब्द जो है ये किससे संबंधित है? तो आप ये पहले भी कई बार ये प्रश्न ऐसे आते हैं, यानी कि घास स्थल यानी कि स्टेपी जो है कि वो घास को कहा जाता है, और विशेष करके ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों में यानी कि सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है ये स्टेपी जो वन होते हैं, यानी कि शुष्क एवं ठंडे घास के मैदानों को कहते हैं स्टेपी। और इसका यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखेंगे। अब देखिए इसका अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? ये 27वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अकबर के शासनकाल में। और नेक्स्ट है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार ये नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है कि पाश्चात्य संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और इसकी शुरुआत की गई थी 4 मई 1959 से। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम बताना है, ये कौन है? और इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी को ये भारत रत्न पुरस्कार ये दिया गया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित, इसमें बताना है कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी है? तो देखिए कार्ल मार्क्स द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है यानी कि दास कैपिटल है। 1867 में
इस पुस्तक में पूंजीवादी वर्ग द्वारा उत्पादन के बनाए गए आर्थिक और नियमों और राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना की गई है। तो इस तरीके से डास कैपिटल इसका राइट आंसर है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, ये बताना है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, तो ये जो है कि मूसा संहिता उसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी में है। और यह यहूदी जाति से संबंधित लिखित नियम जो है और यहूदी बाइबिल की 5 पुस्तकों में संग्रहित हैं, जिन्हें सामान्यतः गैर यहूदी के रूप में पूर्व विधान के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि मेघदूत का लेखक कौन है। मेघदूत ये कालिदास की रचना है, आप सब जानते होंगे। और इसमें कालिदास के द्वारा ये रचित मेघदूत है, जिसका साहित्यिक अर्थ होता है यानी कि संदेहवाहक बादल, जिसको मेघदूत कहा जाता है। और एक क्या है, तो ये गीति काव्य है और कालिदास को संस्कृत के महान कवियों में से भी एक माना जाता है और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। तो इस तरीके से मेघदूत नामक ये गीति काव्य में 1 से 11 छंद हैं और इसका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया था, यानी कि हैरिस हैमन ने किया था, हैमन विल्सन ने किया था इसका। और इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक कौन है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं मुल्क राज आनंद इसके लिए सही जवाब होगा। और उन्होंने भारतीय समाज में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि मुल्क राज आनंद को जाना जाता है। और उनके द्वारा बहुत से प्रसिद्ध उपन्यासों को लिखा गया है, जिसमें अनटचेबल जो है 1935 में लिखी गई थी और कुल्ली 1936 में, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यह 34वां प्रश्न है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें से 34वां प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है 14, इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि भारत संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। इसका ये प्रश्न है और आप बताना है कि इसमें कौन सा अनुच्छेद इसके लिए काम करता है। और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी होगा, धारा 32 के तहत। देखिए इसका 36वां प्रश्न है कि गांधी जी की दांडी यात्रा में किसका उदाहरण है। ये दांडी यात्रा जो है कि वो किसका उदाहरण है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी में दिया होगा। ये डी में दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा का मार्च किया था। और नेक्स्ट है कि निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है, ये बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन, आप देख सकते हैं इसका भी ऑप्शन डी में है, यानी कि ये सभी जो है कि कारण उसके लिए हैं। और राष्ट्रपति का लोकमत के द्वारा चुनाव होता है और फिर कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होती है और कार्यकाल की एक निश्चित अवधि होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये 38वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि ये होल जो है कि जो प्रशस्ति है, यानी कि ये होल इसका सही जवाब होगा। ये होल प्रशस्ति का जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन की बीजियों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई और इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध हुआ और काफ़ी युद्ध जो है कि अवश्यम भाई ये काफ़ी ये संभव हो गया कि युद्ध हो और इसके फलस्वरूप नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ और जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। और एहोल प्रशस्ति एवं ह्यूएनसांग के विवरण इस युद्ध के मैंने जो है कि साक्ष्य के रूप में है, जिससे इस युद्ध का पता चलता है। और इसका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था के सूत्रपात किया था। मनसबदारी व्यवस्था जो है कि वो अकबर का एक प्रसिद्ध व्यवस्था थी। इसमें मनसब यानी कि रखे जाते थे और इसमें ये सैनिकों का एक तरीके से इसमें विभिन्न प्रकार के सैनिक थे, जिसमें पैदल, घुड़सवार और अन्य लोग भी थे जो मनसबों के अधीन होते थे। और मनसब जो है कि वो एक तरीके से एक आनुवंशिक पद होता था। और इसका नेक्स्ट यहाँ से है कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। ये 40वां प्रश्न है और इसमें जो ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने यहाँ से है, देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है। और देखिए इसमें सही जवाब है कि जो बांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को, जिसमें अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आयरकुट ने और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किया था वो लाली ने किया था। और इसी युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे और यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत हो गई यहीं से, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। और इसका नेक्स्ट है कि
क्रीमियम का युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? क्रीमियम युद्ध का यानी कि जो जुलाई 1853 में हुआ था, तो उसका समापन किस तरीके से हुआ था? तो उसका सही जवाब है कि इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन, और सही जवाब इसका है कि पेरिस समझौता के तहत जो है कि इसका समापन किया गया था। और नेक्स्ट है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है, और इसकी कुल जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। और यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे ब्रिज गंगा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका सही जवाब है गोदावरी। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि मोरेन कहाँ बनते हैं? देखिए मोरेन कहाँ बनते हैं ये बताना है। मोरेन यानी कि वर्तमान में ग्लेशियर और पूर्व ग्लेशियर क्षेत्रों में हो सकता है, जो कि असमेकित हिमनदों के मलबे के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, आप ऑप्शन देखिए, राइट आंसर इसमें डी होगा, यानी कि हिमालय क्षेत्र में। और इसका नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का किसका उदाहरण है? हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो किसका उदाहरण है? यानी कि ये वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? उष्ण महासागरीय धारा कौन सी है? जो गल्फ धारा है, गल्फ स्ट्रीम, वो उष्ण महासागरीय धाराएं होती हैं। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है भारत में। और इसका नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 सूचियाँ यहाँ पे दी गई हैं, और इसमें कुछ संस्थानों के नाम है और उससे संबंधित कुछ स्थानों के नाम है, जिससे आपका सही मिलान करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, एक तरफ है यानी कि केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, उसके बाद से केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है, और इसी के बाद से बाकी के भी जो ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा जवाब सही होगा। देखिए इसमें बताना है कि इसमें से कौन जो है कि गलत मिलान किया गया है। यहाँ पे जो मिलान किया गया है वो कौन सा गलत है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कि केंद्रीय औसत अनुसंधान, ये कानपुर में, लखनऊ में है, लेकिन यहाँ पे कानपुर दिखाया गया है, यानी कि यही इसका ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, यानी कि 47 का ऑप्शन डी सही होगा। और इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, इसका अगला प्रश्न है यहाँ से, इसका 48वां प्रश्न है कि इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं और उसमें सही जोड़े को उसको मिलाना है। यहाँ पे आपको 2 ये जो कूट दिए गए हैं, कूट के अनुसार उसका आंसर भी चूज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न है, और आप इसमें इसको देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें देख सकते हैं आपकी, तो यहाँ पे देखिए लंदन में, यानी कि ये जो ट्राफुलर जो स्क्वायर है वो लंदन में है। और उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा जो वेटिकन सिटी है, यानी कि वेटिकन सिटी का संबंध जो है कि ये सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि स्क्वायर से है। नेक्स्ट है मॉस्को में दिया हुआ है, यानी कि देखिए मॉस्को का संबंध यानी कि रेड स्क्वायर से है। और न्यूयॉर्क में जो है वो है ये जो टाइम्स स्क्वायर है, ये न्यूयॉर्क से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। इसमें देखिए 49वां प्रश्न है कि निम्न में से, ये बताना है कि निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? 49वां प्रश्न है, इसका सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है, यानी कि जंजीर इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि नागुल्ट्रम जो है ये किस देश की मुद्रा है? और ये प्रश्न कई बार ये पूछा गया है, यानी कि सही जवाब इसका भूटान का है, भूटान की ये मुद्रा है। तो इस तरीके से ये सामान्य अध्ययन के ये कुल 50 प्रश्न थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बिहार एसएससी समेत सिविल कोर्ट या अन्य जो भी एग्जाम्स आगामी हैं इस सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पार्क पब्लिकेशन की एक किताब है और इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को सेट किया गया है, और जो कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी संभावित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में अपने सुझाव दें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।